हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर जब किया था तो हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन की थी। उसमें हमने सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस किया था। सिंगुलर सेंस में हमने क्या कहा था, सबसे पहले हम कलेक्शन करते हैं डेटा की, तो कलेक्शन ऑफ डेटा वाला चैप्टर हम कवर कर चुके हैं ना। हाँ, मेरे को तो पता ही किया था। हाँ, मुझे तो पता ही किया था। कलेक्शन के बाद हम जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो तो बहुत ही रैंडम सा डेटा है, मतलब वो डेटा तो ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ है, हमने कलेक्ट कर लिया। उस डेटा को एक इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करना, कैटेगराइज करना, इस तरह से ऑर्गेनाइज करना कि इट कैन बी फर्दर एनालाइज्ड। ठीक है, तो हम कहते हैं उसको क्लासिफाई करना सो दैट फर्दर इंटरप्रिटेशंस कुड बी मेड। उससे हम टेबल्स बना सकें, ग्राफ बना सकें, मीन निकाल सकें, बहुत कुछ है जो हम आगे कर सकते हैं वंस वी गेट ऑल द डेटा इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हो गया। अब ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम आगे डायग्रामेटिक और ये सब करेंगे, ग्राफिक, टेबुलेशन, फिर एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन सब आएगा। तो अभी हम अगर सिंगुलर सेंस की बात करें तो उसके सेकेंड स्टेज की बात करेंगे आज हम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या होता है? टू ऑर्गेनाइज, टू क्लासिफाई डेटा इन अ सिस्टमैटिक मैनर, इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड इन अ लॉजिकल वे। मतलब ऐसे नहीं ना कि कुछ भी सिस्टमैटिक, लॉजिकल भी होना चाहिए, इंटर रिलेशनशिप्स भी सेट होनी चाहिए। ठीक है, और हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसके लिए हमने डेटा कलेक्शन किया, और उसी ऑब्जेक्टिव के फुलफिलमेंट को मद्देनजर रखते हुए हमें डेटा को ऑर्गेनाइज भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्टिव्स है टू प्रेजेंट द फैक्ट्स इन सिंपल फॉर्म। हमारे पास वो सारे जो फैक्ट्स हैं उनको सिंपल फॉर्म में, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। टू ब्रिंग आउट क्लियरली ऑल द पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी। ये सिमिलर पॉइंट्स हैं, इनको हमने एक जगह डेटा कलेक्ट कर लिया। ये कुछ डिससिमिलर पॉइंट्स हैं जिनको हमने अलग हटा के रख दिया कि इट इज टू बी कंसिडर्ड इन अनदर वे। इनकी हम कहीं ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इनकी ग्रुपिंग नहीं कर सकते तो इनको हम अलग से स्टडी करेंगे। जैसे वो दो अलग जाके बैठ गए तो वो डिससिमिलर हो गए, उन्हें ज्यादा गर्मी लगती है तो उनको हम अलग से बात करेंगे, ये सिमिलर ग्रुप हो गया। तो सिमिलर एंड डिससिमिलर, ठीक है ना, कम गर्मी वाले, ज्यादा गर्मी वाले। अब कम गर्मी वालों में हमारे पास कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, हमें ये स्टडी करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनमें ग्रुपिंग और सब ग्रुप्स भी बना देंगे। लेकिन जो डिससिमिलर है वो इंडिविजुअल है, मीन्स वो दो यूनिट है तो वो दोनों इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, उनको हम टुगेदर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर टुगेदर किया तो वो सिमिलैरिटी हो गई ना, सिमिलैरिटी हो गई तो फिर वो डिससिमिलर कैसे हो गए? तो उनमें भी यानी कि कुछ ना कुछ दोनों में डिफरेंस होगा। तो दिस इज द वे वी सेग्रीगेट ऑल द डेटा इन सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। वेरी नेचुरल बात है कि हम इतना सब कुछ कर क्यों रहे हैं, सो दैट वी कुड कंपेयर अपने जो भी, अगर हम मान लो रिजल्ट्स को बना रहे हैं तो हम ये कंपेयर कर सकें कि लास्ट ईयर का रिजल्ट क्या था, इस ईयर का रिजल्ट क्या है, या एक बच्चे का पूरे साल का असेसमेंट मार्कशीट बना रहे हैं तो उसको हमने डेटा कलेक्ट करके ये देखा कि अच्छा इस बच्चे का UT1 में ये था, हाफ ईयरली में ये था, UT2 में ये था, फाइनल में ये था, तो हम उसका प्रोग्रेस बार बना सकते हैं। तो अगर हमारे पास बहुत रैंडमली लिखे हुए हैं, मतलब मैंने अपनी डायरी में कहीं पे भी कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है, इसके इस टेस्ट में इतने आए थे, इसके इस टेस्ट में इतने आए थे, ऐसे लिखा हुआ है। अब वो लिखा हुआ है, वो अगर मैं देखना चाहूँ कि दिव्यांशी का पूरे साल कैसा परफॉर्मेंस रहा या शुरू के 3 महीने में क्या परफॉर्मेंस रहा, तो नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि दिव्यांशी के 1 मार्क्स इस पेज पे लिखे हुए हैं, एक असाइनमेंट मैंने इस पेज पे लिखा है कि हाँ दिव्यांशी ने कर लिया, लेकिन मेरे पास कहीं कोई प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं है। तो हाउ कुड आई नो कि दिव्यांशी कहाँ स्टैंड कर रही है? तो मैंने डेटा ऑर्गेनाइज किया और पूरा डेटा एक साथ किया तो मैं समझ पाऊंगी कि कंपैरिजन कर पाऊंगी कि कहाँ प्रोग्रेस हुई है, कहाँ लैक हो रहा है, ताकि हम कहाँ पे काम कर सकें। गॉट इट? देन टू ब्रिंग आउट रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करना, जैसे कि हमें कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई हो गया, प्राइस एंड डिमांड हो गया, वेदर एंड टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल और टेम्परेचर हो गया, हाइट एंड वेट हो गया,
2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स में एक रिलेशन सेट करना है, कुछ भी है, अगर हमारे पास प्रॉपर डेटा ऑर्गेनाइज्ड है, ओनली देन वी कैन एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, टू प्रेजेंट अ मेंटल पिक्चर। अब मेंटल पिक्चर मतलब आपके पास डेटा जब इस फॉर्म में होता है, आप लोगों के पास अपने क्वार्टरली अचीवर्स की वो आई होगी और आपके मंथली अचीवर्स की भी आपके पास आई। अब वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड डेटा मेरे पास था, तभी तो मैं उससे परसेंटेजेस निकाल पाई। अगर वो डायरी में कहीं कहीं लिखा होता तो मैं निकाल सकती थी, नहीं निकाल सकती थी। तो अब वो निकाला तो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर एकदम से सेट हो गई होगी कलर कोड से कि ओहो ये पोजीशन 1 है, पोजीशन 2, उसके तुम्हें प्राइज मिलेंगे, अभी इस वीकेंड तक मिल जाएंगे। तो एनीवेज, तो होता क्या है, आप जब आपका पूरा डेटा जब आपको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होता है तो आपके दिमाग में उसकी एक पिक्चर सेट हो जाती है। अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को आप नहीं पिक्चर सेट कर सकते। ठीक है, तो प्रिपेयर अ बेसिस ऑफ टेबुलेशन। हम टेबल्स भी इसी तरह बना पाएंगे जब डेटा ऑर्गेनाइज्ड होगा। ये जो पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव्स के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स तो जितने मर्जी बना लो, हम 10, 12, 15 बना सकते हैं। हर ऑथर की बुक में अलग अलग ऑब्जेक्टिव होंगे, एनसीईआरटी की बुक में कुछ अलग होंगे। तो आपको आपके स्कूल में जिस ऑथर की बुक है उस बुक में जितने आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं आप उनको पढ़ो। होंगे सब सिमिलर ही, एक आध पॉइंट आगे पीछे होगा, आप उन्हें पढ़ो, आपको उसमें सिमिलर पॉइंट समझ में आएंगे। कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि अरे मैम ये वाला पॉइंट तो हमारा कवर नहीं हुआ था और हमें समझ में भी नहीं आ रहा है पढ़ने से इन एनी वे, तो आप वो मेरे से फिर पूछ लेना। ठीक है, अपने अपने, क्योंकि यहाँ पे 11th में हम ये नहीं कर सकते कि ये तो हमने किया नहीं है, क्योंकि हर स्कूल में अलग अलग ऑथर की बुक है। कोई वीके ओरी लगवा रहा है, कोई एनएम शाह और कोई वो संदीप गर्ग, तो सब अलग अलग ऑथर्स की बुक यूज़ कर रहे हैं। तो हमें तो उसी बुक के अकॉर्डिंगली चलना है ना, क्योंकि 12th में हमें फ़र्क नहीं पड़ता सेम हो या नहीं हो। 12th में मैं अपनी चलाती हूँ, ठीक है ना। 12th में बोर्ड एक ही है, क्योंकि चाहे कोई किसी भी ऑथर की बुक हो, किसी की टीचर ने कोई भी सिलेबस में बोल दिया हो कि ये नहीं है ये है, मेरे लिए बहुत इमेटीरियल होता है, क्योंकि बोर्ड से नहीं देखता कि उसके स्कूल के टीचर ने कटवा दिया था या नहीं करवाया था। 11th में तो ये चीज़ मैटर करती है ना। जैसे अभी इसने बताया कि यूटिलिटी में 2 कॉमोडिटी केस इसको नहीं है सिलेबस में, तो मैंने इसे बोल दिया कि व्हेनेवर देयर विल बी अ टेस्ट मुझे बता देना, मैं क्यों लूँगी उस टॉपिक का टेस्ट जो सिलेबस में नहीं आ रहा। ऐसा तो कुछ है नहीं कि उसकी वजह से 12th पे कोई इम्पैक्ट आने वाला है। नहीं भी आता तो मैं 11th में अगर स्टैटिस्टिक्स को कोई भी टॉपिक ऐसा है जो नहीं आता, माइक्रो के डिमांड सप्लाई तुम्हें आने चाहिए, क्योंकि वो 12th में काम आते हैं। उसके अलावा अगर बाकी सब कुछ नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। पूरा 12th करने के बाद जब यूटी के लिए पढ़ना होगा तब तक तो वैसे ही भूल चुके होते हो, सब दोबारा ही पढ़ना पड़ता है। तो बहुत इमेटीरियल सी बात है ये, ठीक है। फिर आती है कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए, पार्शियल नहीं होना चाहिए। जब हम क्लासीफाई कर रहे हैं तो देयर शुड बी अ सिस्टमैटिक वे, फिक्स्ड वे, जो हम कम्युनिकेट कर सकें कि इस बेसिस पे हमने डेटा को ऑर्गेनाइज किया है। इट क्लासेस मस्ट नॉट ओवरलैप, मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते ना, मान लो हमने डेटा कलेक्ट किया बच्चों का कि बच्चों ने कौन सा स्ट्रीम लिया है, उसके लिए डेटा कलेक्ट किया। अब कौन सा स्ट्रीम लिया उसको डेटा कलेक्शन में मुझे अपने पास ग्रुप्स कैसे बनाने होंगे। एक मैं 9th 10th का ग्रुप बना लूँगी, एक सोसाइटी वाइज। अब मैं या तो सोसाइटी वाइज बनाऊँ या स्कूल वाइज बनाऊँ। अगर मैं दोनों तरह से बनाऊँगी तो ओवरलैप होगा कि नहीं होगा। ऐसा भी तो हो सकता है एक बच्चा जो कि सावरकर सोसाइटी में रहता है वही बच्चा एवीबी स्कूल में भी पढ़ता हो, तो उसका डेटा एवीबी स्कूल के डेटा में भी आएगा और सावरकर सोसाइटी के में भी आएगा। दो क्लासेस में आएंगे तो वो तो फिर रॉन्ग हो गया ना। तो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ग्रुप्स बनाओ, क्लासीफाई करो कि ओवरलैपिंग ना हो, कोई एक बेस हो। इसीलिए हम ये मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। फिर इट शुड बी स्टेबल एंड फ्लेक्सिबल, दोनों बातें ज़रूरी हैं। स्टेबल भी होना ज़रूरी है कि ऐसे नहीं कि बार बार चेंज होता रहे, लेकिन इतना भी स्टेबल नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश होनी चाहिए कि अगर हमें क्लासीफाई करते समय लगता है कि ओ ये एक अलग चीज़ आ रही है और इसके काफ़ी ज़्यादा इस ग्रुप के आ रहे हैं, तो हमारे पास ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि हम वहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकें जब क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कहा मेल और फीमेल, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पूरे एरिया में कितने ऐसे हैं जो 12th पास है, कितने ग्रेजुएट है, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं,
ठीक है, हमने यहाँ पे लिस्ट बनानी शुरू कर दी, ये मेल्स हैं, ये फीमेल्स हैं, लेकिन हमें देख रहे हैं कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट जा रही है। तो हमने क्या कहा कि हमने मेल में भी 3 कैटेगरीज बना दी, जिन्होंने सिर्फ स्कूल किया है, जिसने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है और जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। फिर अगर अब यहाँ पे हमें क्या है कि अगर हमने मेल में ये 3 ग्रुप बनाए तो फीमेल में भी बनाने पड़ेंगे। हम ये नहीं कर सकते कि चलो मेल में तो बना दिए फीमेल में नहीं बनाए, या फीमेल में बना दिए मेल में नहीं बनाए। नो, ऐसे नहीं कर सकते। तो ये हमने ये नहीं सोचना कि हम तो स्टेबल हैं, हमने पहले यही सोचा था मेल फीमेल, अब हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमको ये लग रहा है कि हमने ज्योग्राफिकल वाइज किया है, यानी कि सोसाइटी वाइज किया है, वंदना सोसाइटी, सावरकर सोसाइटी, सारी सोसाइटीज़ को अलग अलग हमने किया है, अब हमें सोसाइटी वाइज करने में फिर हमें रियलाइज़ हो रहा है कि अरे सोसाइटी वाइज तो हमने कर लिया ज्योग्राफिकली, लेकिन अब सोसाइटी में हमें मेल फीमेल भी तो करना है। तो हमने सोसाइटी में मेल फीमेल, फिर मेल फीमेल में हमने स्कूल, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि इफ़ डेटा इज़ टू मच देन टू हैंडल दैट सफिशिएंट ग्रुप्स शुड बी मेड, बट वो सफिशिएंट ग्रुप्स इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए कि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं। पता लगे हमने सब ग्रुप, सब ग्रुप, सब ग्रुप, सब ग्रुप इतने बना दिए कि अब भैया वो तो हैंडल करना ही मुश्किल हो रहा है, हमें ही नहीं याद कि हमने कितने वेरिएबल्स बना दिए। दैट शुड बी रीजनेबल, ठीक है। अर्थमेटिक एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब डेटा कलेक्शन के समय आप जब डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर अर्थमेटिक एक्यूरेसी कलेक्शन के समय और ऑर्गेनाइजेशन के समय नहीं मेंटेन होगी तो आगे एनालिसिस तुम फिर क्या ही करेंगे उसका, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गॉट इट। अब हम कहते हैं मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। अगर हम क्रोनोलॉजिकली कर रहे हैं, क्रोनोलॉजिकली मतलब ईयर वाइज हमने कर दिया 2020, 2021, 2022, या हमने कहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या हमने कहा रोल नंबर वाइज ले रहे हैं, तो कुछ भी जो हम क्रोनोलॉजिकली डेटा कलेक्शन कर रहे हैं दैट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 1 2 3 मतलब हफ्ते का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा। रोल नंबर वाइज हमने सारे बच्चों के नाम अरेंज कर लिए, फिर उनके मार्क्स लिख रहे हैं, तो क्रोनोलॉजिकली हुआ ना, मतलब सीक्वेंस में चल रहा है ना। कौन सा? अकॉर्डिंग टू टाइम ही है। अभी को आता है अल्फाबेटिकली तो किस कैटेगरी में डालेगा? क्वालिटेटिव में हम वो डालते हैं, टाइम में नहीं कर सकते, ये तो तुम्हें एक समझाने के लिए है, लेकिन अगर कोई भी हम सीक्वेंस में कर रहे हैं तो वो क्रोनोलॉजिकल है, एक बन रही है ना क्रोनोलॉजी उसकी। तुम जो ये वाला कह रहे हो ना क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव में ऐसे आता है कि जैसे कि मेल फीमेल हो गया, ये क्वालिटी हो गई, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड हो गया, ये क्वालिटी हो गई। अगर हम ये देख रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट हो गया, ये क्वालिटी हो गई, ठीक है। ये क्वालिटी है, ये क्वालिटेटिव है, ठीक है। टाइम के साथ साथ जो बाकी हाँ, ज्योग्राफिकल एरिया हो गया। फिर क्वांटिटेटिव क्या है? जब हम इनको एक मैग्नीट्यूड दे देते हैं, यानी कि हमने कहा एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, फिर हमने एम्प्लॉयड को एक नंबर दे असाइन किया, अनएम्प्लॉयड को एक नंबर असाइन किया, और फिर उस नंबर असाइन करके हमने जब टेबल्स बनाई ना, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, जब हमने उस तरह से फिर फर्दर क्लासिफिकेशन किया तो वो हमारा हो गया क्वांटिटेटिव। तो बेसिकली हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स में पूरा स्टडी करते हैं दैट इज ऑल क्वांटिटेटिव। हम क्वांटिटेटिव को ही आगे स्टडी कर रहे हैं, बाकी सबको तो हम स्टडी कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अब मेथड्स हो गए। अब इसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास जो सीरीज होती हैं वो कैसी होती हैं। ऐसे तो बनाने को बहुत सारी बना लो, लेकिन हमने जो सीरीज की हैं वो कौन सी की हैं? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। टेलीमार्क्स इनके क्लियर है, हम लोगों ने किए थे पहले कि टेलीमार्क्स कैसे बनाते हैं, ग्रुप वाइज भी, ठीक है ना। अगर डिस्क्रीट के टेलीमार्क्स बनाने हैं, कंटिन्यूअस के टेलीमार्क्स बनाने हैं, ये सब क्लियर है? नहीं है तो बता दो, मैं फिर से बता दूंगी, 5 ही मिनट लगने हैं, बता दूं? हाँ, मतलब आते हैं कि नहीं आते, मैं ये पूछ रही हूँ। हाँ,
देखो मान लो हमारे पास ऐसे है इंडिविजुअल सीरीज में ही हमारे पास 5, 8, 3, 9, 5, 6, 3, 8, 4, 2, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 8, 9 ये हैं। अब मुझे ये दिख रहा है कि इसमें कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार, 2। ये मेरे पास वेरिएबल है 2 जिसको मैंने x बोला, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है। अब अगर मैं टेली मार्क्स बनाऊंगी तो 5 के आगे 1, देन 3, देन 4 एंड देन 7। ये हो गया ख़त्म। यहाँ पे कट इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम गलती ना कर दें, वरना हम गलती कर सकते हैं। तो आप पेंसिल यूज़ करो आराम से टेली मार्क्स बनाने में। फिर 8, फिर 8, फिर 6 और फिर 6, ये भी चारों हो गए। फिर 3, फिर 4, फिर 7 और फिर 4, ये चारों भी हो गए। फिर 9, फिर 2, फिर 7 और फिर 2, फिर 5, फिर 2, 8 और 3, फिर 6, 3, 9 और 8। ये टेली मार्क्स हो गए। अगर इसके बाद मान लो ये भी आगे होता और अगर 8 एक बार और आ रहा है तो एक बार और आने पे हम इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं। ठीक है। 3 एक बार और आ गया, क्रॉस कर दिया। 2 एक बार और आया, फिर क्रॉस कर दिया, फिर एक बार और लिख दिया। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 6, 4, 3, हाँ सॉरी 5, 2, 3, 3, 5 एंड 2। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए? 30 हो गए। मैंने नहीं काउंट किए हैं, सही बताना। 29 हो गए। देखा देखा, लिख दो 29 पक्का। सब कह रहे हो ना, समझे? अब यही डेटा अगर हमारा कुछ ऐसे होता जिसमें क्लास इंटरवल बनते तो हम क्लास इंटरवल की टेली मार्क्स बना देते सेम वे से। ठीक है। अब आता है हमारे पास एक होती है कंटिन्यूअस में इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या डिफरेंस है इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव में? कंटिन्यूअस हमारी सीरीज क्या है? ये हाँ, और एक्सक्लूसिव में अपर वाली इंक्लूड नहीं होती। हाँ बिल्कुल परफेक्ट। तो इंक्लूसिव में बेसिकली हम कहते हैं अपर लिमिट इज इंक्लूडेड। जैसे कि आपने बनाया 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14 सॉरी। अब 0, 1, 2, 3, 4 पूरा, तो इसका क्लास इंटरवल 5 हो गया। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4, क्लास इंटरवल 5। ठीक है। लेकिन एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। जैसे ही 5 आएगा वो टेली मार्क अगले में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लास इंटरवल इज 5। समझ में आया? अब अगर हमें इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना हो, हाँ बताओ। उसकी अपर फर्स्ट वाले की अपर लिमिट, सेकंड वाले की लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं अपॉन 2 करके उस वाले में ऐड करते हैं, इस वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। परफेक्ट। हम इसे बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। फैंसी नाम फैंसी नाम तो देना ही पड़ेगा ना, क्या करें।
परेशानी ये है कि हमें ज्ञान बहुत है, लेकिन जब तक उन्हें ये फैंसी नेम नहीं मिलते तब तक वो नंबर, मतलब इसका आधा नंबर काट लेंगे। आपने कन्वर्जन फैक्टर निकाल के नहीं लिखा, अरे भाई क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया ना। मतलब इवन आई एम अगेंस्ट ऑफ इट, बट आई एम हेल्पलेस। इसलिए हेल्पलेस है क्योंकि मैं दे भी दूंगी इस लॉजिक के साथ नंबर, तो तुम्हें आगे स्कूल में तो नहीं मिलेंगे, फिर फायदा क्या। तो हाँ, तो अब कन्वर्जन फैक्टर हमारा क्या हो गया, जैसे कि 5 - 4 या 10 - 9, 1/2, 0.5। हमेशा लोअर लिमिट में से माइनस कर दो कन्वर्जन फैक्टर और अपर लिमिट में प्लस कर दो कन्वर्जन फैक्टर। तो यानी कि -0.5 to 4.5, 4.5 to 9.5, 9.5 to 14.5। ठीक है, अब देखो ये आपके पास क्लास इंटरवल है। अगर हमें इस क्लास इंटरवल से लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज बनानी है, या हमें इसमें मोर देन क्यूमुलेटिव सीरीज बनानी है, तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जो आपकी लेस देन सीरीज है दैट स्टार्ट्स विद अपर लिमिट, यानी कि लेस देन 20, लेस देन 30। गलत बोलना है कॉन्फिडेंस से। लेस देन 50, ये हमेशा अपर लिमिट में ही आएगी। क्यों, हमारा मतलब क्या है इसका कि लेस देन का मतलब हुआ कि 20 से कम कौन से वाले हैं, 30 से कम कौन से वाले हैं। नेचुरल सी बात है, जो 30 से कम होंगे वो 20 से कम भी होंगे ही होंगे, जो 40 से कम होंगे वो 30 से भी कम होंगे, 20 से भी कम होंगे ना। जो 50 से कम है वो इन सब से कम होंगे, ऐसे ही होगा ना। तो हमेशा इसमें ऊपर से नीचे ऐड करते हुए आना है, ऊपर से नीचे तक, यानी कि फर्स्ट फिगर विल बी सेम, देन ऐड 15 and 21। ठीक है, समझे। मोर देन में मोर देन ये हमेशा लोअर लिमिट से स्टार्ट होता है, ये हमेशा लोअर लिमिट से स्टार्ट होता है। लोअर लिमिट से मतलब 10, 20, 30 and 40। अब मोर देन 10 तो ये सारे ही हैं, लेकिन मोर देन 20 इसको छोड़ के ये 3 हैं, मोर देन 30 ये 2 हैं, और मोर देन 40 सिर्फ एक ये है। यही है ना लॉजिकली। तो इसमें हम नीचे से ऊपर ऐड करते हैं, यानी कि नीचे से हमने लिया 6, देन 8, देन 16 एंड देन 21। अल्टीमेटली इसकी लास्ट फिगर और इसकी लास्ट फिगर सेम ही आएगी। क्यों, क्योंकि ये जो लास्ट फिगर है दैट शोज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 21। ठीक है, अब अगर हमें वाइसा वर्सा करना हो, हमें लेस देन दिया हुआ है, इस लेस देन से हमें कन्वर्ट करनी है इनटू कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो कैसे करेंगे, लेस देन हमारी क्या है, हमेशा अपर लिमिट है, तो यानी कि ये हमारी अपर लिमिट हो गई। तो इसका मतलब 0, 50, 100 और 150। अब इससे फ्रीक्वेंसी अगर हमने ऊपर से नीचे किया था ऐड, तो ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि फर्स्ट तो सेम ही थी, ये देखो यहाँ पे 5 और ये 5 सेम थी, तो फर्स्ट तो सेम ही है, फिर माइनस करना शुरू कर दो। 5 - 3 2, 12 - 5 7, 15 - 12 3। ठीक है ना। अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है, क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम, ये लोअर लिमिट रहेगी, तो
2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। इसमें नीचे से ऊपर ये 12 एज इट इज़ रहेगी। 52 माइनस 12 40, 75 माइनस 52 23 और ये 5। अब तुम इसका सम करके देखोगे तो ये 80 आना चाहिए, इसका सम करके देखोगे तो ये 15 आना चाहिए। अगर ऐसा है तो मतलब हमने सही किया है, अगर ऐसा नहीं है तो हमने कहीं कुछ मिस्टेक कर दिया है। ऐसे ही अगर मुझे इसकी मिड वैल्यू निकालनी है इस सीरीज की, तो मिड वैल्यू क्या होगी? इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू 15। कैसे निकाली हमने? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 15, 25, 35, 45। अब अगर हमें मिड वैल्यूज गिवन है, मिड वैल्यूज हमें गिवन है 10, 20, 30, 40। फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 8, 2, 5, 10। अब मुझे इससे क्लास इंटरवल निकालना है, तो इसमें भी कन्वर्जन फैक्टर आएगा, बट कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा? क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। तो क्लास इंटरवल डिवाइड बाय 2 मतलब 10 डिवाइडेड बाय 2 5। अब हम लोअर लिमिट के लिए, लोअर लिमिट निकालने के लिए मिड वैल्यू माइनस कन्वर्जन फैक्टर, अपर लिमिट निकालने के लिए मिड वैल्यू प्लस कन्वर्जन फैक्टर लिख के दिखाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्लास इंटरवल क्या हो गया? इसमें किया तो 5 माइनस 10, 10 माइनस 5 माइनस 5 टू 15, 15 टू 25, 25 टू 35, 35 टू 45 और फिर ये तो सेम ही रहेगा। तो ये चैप्टर करने से हमें ये बेनिफिट होता है कि जो आगे का चैप्टर है मीन, मीडियन, मोड, वो करने में इजी हो जाता है। ये उसका बेस है। अगर हमें ये सब करना नहीं आएगा तो उस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में दिक्कत आएगी। इसीलिए हम ये एक बार कर चुके थे, लेकिन मैंने दोबारा करा दिया कि ऑफिशियली हमने कर लिया ये चैप्टर, ये पता लग जाए। इन सब के बाद हमारे पास एक और तरह की सीरीज आती है। वो कौन सी होती है? कौन सी थी? बाई वेरिएबल सीरीज। एक बाई वेरिएबल सीरीज है, ये मैं अभी नहीं करा रही हूँ। इसलिए नहीं करा रही क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में डिलीट करवा देते हैं, ठीक है? तो अभी मैं नहीं करा रही हूँ, एक बार देख लेना, जब करवाएंगे स्कूल में मैं तब करवा दूंगी, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है, कोई यूज़ भी नहीं है, तो हम क्यों ही करें अननेसेसरी। बड़ा टॉपिक है, ठीक है? तो बाय मॉडल सीरीज, सॉरी बाय, इसको हम बाय वेरिएबल या बाय वेरिएट, बाय मॉडल या बाय वेरिएट सीरीज कहते हैं, ठीक है?